नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था और काफी डिटेल में पढ़ा था और उससे इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके। और आज हम पढ़ेंगे सिंध सभ्यता के बारे में जो काफी बड़ी सभ्यता है हमारी। ठीक है, तो आइए हम चल के देखते हैं आगे। तो पहला इसका पढ़ेंगे काल निर्धारण विस्तार। तो देखते हैं क्या रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंध सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो बताई गई थी वो था हमारा 24 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रेडियो कार्बन C14 क्या है। तो रेडियो कार्बन C14 जो था वो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VL द्वारा 1946 में खोज की गई थी। ठीक है, इसको VL ने खोजा 1946 में। और C14 बताता है किसी भी, मान लीजिए आप कोई हड्डी है या लकड़ी है जो बहुत पुराना हो उसकी उम्र को ये बता देता है C14। ये बहुत कमाल की तकनीकी थी उस टाइम पे, जिससे हमने क्या किया, बहुत सारे पुराने पुरातत्वों की खोज किया। इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे क्या इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था, त्रिभुजाकार था, जो आगे आपको एक मैप में भी मैं दिखाऊंगा। जो एक आगे मैप भी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या खोज और इतिहास वर्गीकरण। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी जी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। ओके। और यहाँ पे देखेंगे ऐतिहासिक वर्गीकरण में देखेंगे तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य या ब्रोंज युग में रखा जाता है। ठीक है। और इसके निवासी देखेंगे तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी के लोग सिंधु सभ्यता में ज्यादा रहते थे। एक अनाउंसमेंट भी है क्या, सर जॉन मार्शल ने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता को 1924 ईस्वी में बोल दिया था कि ये एक उन्नत नगरी सभ्यता। उन्नत नगरी सभ्यता मतलब यहाँ पे रोड, सड़कें, नालियां सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था। बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। ये आधुनिक लोगों की तरह जीते थे। यहाँ कृषि उषि बहुत सारी चीजें जैसे कृषि भी करते थे। ठीक है। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तकनीकी महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, जो 1924 में इसको क्या बोल दिए थे, उन्नत नगरी सभ्यता बोल दिए थे। अब आगे हम देखते हैं सिंध सभ्यता यानी भौगोलिक सीमाएं, इसको बोलते हैं चौहद्दी। तो भौगोलिक सीमाएं सिंध सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अब यहाँ देखेंगे क्या मादा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जिला मेरठ में। और यहाँ पे देखेंगे दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में था, गोदावरी नदी के तट पर जिला अहमदनगर में। यहाँ देखेंगे सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, दास नदी के किनारे। ये ऐसे एक त्रिभुजाकार में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ओके। अब आगे हम देखते हैं। अब देखेंगे नगरी सभ्यता और प्रमुख नगर। नगरी सभ्यता हमने बता दिया था कि इसमें नाली और सड़क बहुत अच्छे ढंग से बने हुए थे, इसलिए इसको नगरी सभ्यता कहा जाता था। काफी अच्छे से ये लोग रहते थे। इसके प्रमुख नगर देख लेंगे। तो सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, उनको पता है। परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें आता है मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी और हमारा एक क्या है, गढ़वारी गढ़वाड़ी वाला, और एक हमारा क्या है, कालीबंगन। ठीक है। कालीबंगन को क्या बोलते हैं, काली चूड़ियां, जो आगे हम भी देखेंगे भी। और करंट अफेयर के नोट्स अगर हम देखें तो नवीनतम जानकारी जो मिलती है, धौलवीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलवीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए करंट अफेयर की तरह है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में किसको शामिल किया, धौरविला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो एक पहली साइट है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, देखेंगे क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता जब प्राप्ति हो गई उसके बाद से हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति क्या थी। तो पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ओके। बंदरगाह देखेंगे तो एक लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ओके। और सबसे बड़े स्थल जो लार्जेस्ट साइट थे, वो पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो था। ओके। और भारत में सबसे बड़ा स्थल जो था वो था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो घग्गर नदी, हिसार जिला हरियाणा
इसकी खोज जो किया था क्या 1963 में सूरजभान जी ने किया था, सूरजभान। ओके, अब आगे हम चलते हैं। अब देखेंगे प्रमुख पुरातत्व साक्ष्य भाग 1। अब कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जो हमको मिले हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कृषि एग्रीकल्चर में देखेंगे क्या जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रकार का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ, जहाँ पे क्या खेत जुते हुए थे और नक्काशीदार ईंटों ईंटों पे कुछ डिजाइन बना हुआ रहता था, हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ। स्नानागार जिसे बोलते हैं ग्रेट बाथ, अब मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः है सभ्यता सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जो हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। महादेव देख लीजिए 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा गहरा था। अब देखिए क्या ये हमारा क्या हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई और इसके अंदर क्या है गहराई। इतना बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो में बना हुआ था जो हमको पता चलता है। फिर अग्निकुंड देखेंगे फायर अल्टर्स अग्निकुंड भी हमको मिले। अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी लोथन कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें आता है क्या पशुपतिनाथ। हमने पीछे भी पुरातात्विक साक्ष्य देखा था, और भी साक्ष्य मिले हुए थे जिसमें आता है क्या पशुपतिनाथ जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। 3 मुख वाले देवता थे पशुपतिनाथ जी। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान था। ओके, और नर्तकी में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की 81 मूर्ति मिली। मोहरों में देखेंगे मोहर यानी सिल्स, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का अंकन मिलता है। एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। ये उसकी मुहर पर यही दिखाया गया था, आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया था। मनके अगर देखेंगे तो मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो में मिले हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे क्या है लिपि और नगर आयोजन। लिपि और नगर नियोजन। लिपि देखेंगे स्क्रिप्ट। सिंध सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक है। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये लिपि क्या दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। बहुपंक्ति में पहली दाई से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं। नोट भी यहाँ पे है लेखनकर्ता की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ओके, अब देखेंगे यहाँ नगर नियोजन में टाउन प्लानिंग तो कैसे बना हुआ था। नगरों तो घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड पद्धति। दरवाजे क्या थे घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ओके, एक अपवाद एक्सेप्शन भी है जैसा कि हम मान सकते हैं क्या कि केवल लोथा में बताया गया था कि नगर के जो घरों के दरवाजे और मुख्य सड़क जो थे वो बाहर की ओर खुलते थे, मतलब सामने की तरफ मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ओके, अब आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्या प्रमुख स्थल नदी और उत्खनन करता। ओके, अब देखते हैं क्या जैसे हड़प्पा स्थल हमारा ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है और इम्पोर्टेंट है। लेकिन हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता जो था वो रावी नदी के तट पर पाया गया। वहां पे इसका क्या हुआ था विकास हुआ था जहाँ पे लोग रहते थे। तो स्थिति देखेंगे क्या पाकिस्तान में पंजाब के पास है और इसके उत्खननकर्ता जो है वो है दयाराम साहनी 1923 में और माधव स्वरूप बस ने 1926 में और व्हीलर जो थे 1946 में किए। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो था क्या वो क्या सिंध नदी के तट पर था पाकिस्तान, ये भी सिंध में है, जिसको राखल दास बनर्जी 1922 में और महके 1927 में और व्हीलर 1930 में किए। अब एक चमुदड़ो जो सिंध नदी के तट पे था सिंध प्रांत, ये भी पाक में मैके 1925 में एन जी मजूमदार 1931 में प्रपोज है। फिर आता कालीबंगन जो घग्गर नदी जो कि राजस्थान में है, राजस्थान हनुमानगढ़ अमलानंद घोष 1951 में एंड बी लाल एवं बी के थापर 1961 में खोज किया। अब देखते हैं कोटदीजी जो उत्खनन करता थे। कोटदीजी कोटदीजी क्या एक साइट है सिंध सिंध नदी के तट पर है सिंध प्रांत में और फजल अहमद जो उत्खनन करते थे इसका उत्खनन किए। फिर आ गया रंगपुर जो क्या मातर नदी के तट पर था गुजरात में है जो काठियावाड़ जगह में है। इसका खोज क्या किए थे ये उत्खननकर्ता जो थे रंगनाथ रावत जो 1953 से लेकर 1954 के बीच जाने जाते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमें कुछ और उत्खननकर्ता
के पार्ट मिलेंगे, जैसे प्रमुख स्थल, नदी और संस्कृता। ठीक है, ये पार्ट 2 है जहाँ पे और भी चीजें थी, जैसे कि रोपड़। रोपड़ जो स्थल था वो सतलुज नदी के तट पर था, पंजाब रोपड़ में है। इससे उत्खननकर्ता जो थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से लेकर 1956। फिर लोथल के बारे में देखेंगे, जो क्या भगोन नदी के तट पे थे, जो गुजरात में है, अरंगनाथ राव ने किया। फिर हम देखेंगे आलमगीरपुर, जो इंडियन नदी के तट पे था, उत्तर प्रदेश मेरठ में ही, और यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1958 में। अब देखेंगे सुत गांगेडोर। सुत गांगेडोर जो था दास नदी पे, पाकिस्तान मकरान जगह पे है, और इसे बोलते हैं आर एल स्टाइन ने इसका खोज किया। वनमाली जो रंगोई नदी पे है, हरियाणा हिसार में, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया। धलवीरा जो लूनी नदी के तट पे है, गुजरात में, जेपी जोशी ने और रविंद्र सिंह, दो उत्खननकर्ता थे इसमें। और सुतका जो सादिक और नदी पे है, और ये क्या दक्षिण बलूचिस्तान में है, जिसका खोज जॉर्ज डल्स ने 1962 ईस्वी में किया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि आर्थिक जीवन और कृषि और यातायात कैसे था। उनका आर्थिक जीवन देखें क्या, पहला आगे मुख्य फसलें, जिसमें क्या था, गेहूं और जौ। मिठास, सेंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जब मिठास किसी चीज में उनको मीठा लाना है तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी का हल रहता था, इस साज का वनमाली से मिला। चावल यानी राशि, हाँ राइस, सॉरी राइस। तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। धान की खेती का प्रमाण, नोट, चावल की प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे, ये हमको याद रख सकते हैं। तौल, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, किसी भी चीज को तौलने के लिए 16 के अनुपात में उसका उपयोग करते थे। यातायात, 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियां भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ओके, आगे देखते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कैसा था। आयातित, जो वस्तुओं का आयात करते थे, कहाँ कहाँ से, तो देखेंगे आइटम, वस्तु, प्रदेश, जिसका क्षेत्र यानी रीजन जो है। तो तांबा जो था वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी, चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से। सोना जो था कर्नाटक, अफगानिस्तान एवं ईरान से। टीन, टीन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्त जो था वो मेसोपोटामिया से आता था, और शीशा जो था वो ईरान से आता था। लार्जवर्त, लार्जर जो भी ये भी एक पदार्थ है जो कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं समाज और शासन। देखेंगे मेलुआ, मेलुआ क्या था, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ, मेलुआ शब्द का अर्थ अभिप्राय सिंध सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पता चल गया था। शासन, संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासक वर्णिक गग्र है। वर्णिक वर्ग मर्चेंट क्लास के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृत का शासन जो था वर्णिक वर्ग यानी मर्चेंट क्लास के हाथों में था, वहां पे शासन करते थे वर्णिक वर्ग के लोग। जुड़वा राजधानी, पिगट, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बता दिया। धार्मिक विश्वास, सिंध सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। और अन्य पूजा अगर देखेंगे तो जिसमें वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी मिलते हैं। ओके, अब देखेंगे समाज और शासन में जो भाग दूसरा है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। ओके, नोट, सिंध घाटी के लोग, आप नोट देख सकते हैं, सिंध घाटी के लोग, सिंध घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी, सिंध सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशु पूजा, पशु में कुबड़ वाला साड़, ये कुबड़ वाला साड़ दिख रहा है ना, कुबड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला साड़। समाज का स्वरूप, स्त्री मृण मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियों अधिक मिलने से अनुमान है कि सदा समाज मातृसत्तात्मक था। और वस्त्र देखेंगे तो सेंथावासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अभी तो नगरीय सभ्यता था, उन्नत नगरीय सभ्यता। मनोरंजन और कला देख लेंगे। मनोरंजन, मनोरंजन में अगर हम देखेंगे तो क्या, सेंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा, चौपड़ और पासा खेलना,
आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मृदगंड, पोट्री। सिंध सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन हुई लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। हथियार, सिंध घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उन्हें तलवार के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो आते हैं हम अगले स्लाइड में, देखेंगे क्या कालीबंधन और सामाजिक प्रथाएं। कालीबंधन में आप कालीबंधन और उसके सामाजिक प्रथाएं को भी देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा स्थल था। तो किला किला क्या था? ये एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। अर्थ देखेंगे, कालीबंधन का अर्थ तो काली चूड़ियां मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साक्ष्य, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ओके, और यहाँ देखेंगे सामाजिक कुरीतियां। कुछ सामाजिक कुरीतियां भी थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो आगे हम देखते हैं समाधान विधियां और पतन। अब देखेंगे क्या शवों का अंतिम संस्कार कैसे होता था। शवों को जलाने व गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को दफना देते थे या जला देते थे। और हड़प्पा में क्या करते थे, शवों को क्या करते थे, दफना देते थे। और जबकि मोहनजोदाड़ो में क्या करते थे, शवों को जला देते थे। और जबकि लोथल एंड कालीबंगम अगर आप देखेंगे तो युग्म समाधियां मिलती थी साथ में जोड़ों के साथ। इसका पतन कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता का विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ आने के कारण बहुत हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे शहर डूब गए। यहाँ पे देखेंगे आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ओके, तो हमने अभी अपना पूरा सिंधु सभ्यता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे कुछ एमसीक्यू करेंगे, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। और आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके नॉलेज टेस्ट के लिए भी है। ठीक है, कि आपने कितने अच्छे से कितना अपना 100% दे करके पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो आइए एमसीक्यू करते हैं। यहाँ से हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होगा। तो पहले एमसीक्यू हम देखते हैं। कार्बन 14 यानी C14 विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई? ये हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था C14 के बारे में। इसी C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या थी? तो जैसे कि हमको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। अब आगे आप देख भी सकते हैं कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिए आपका आंसर सही है और आप इसके विश्लेषण को पढ़ सकते हैं। इसको मैंने तो बता ही दिया है। आगे देखते हैं। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए था रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी अमलानंद घोष। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जान गए कि ऑप्शन नंबर सी है। जैसे कि आप आगे देख भी सकते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में बहुत अच्छे से कर दी थी। तो कुछ चीजों को देख भी सकते हैं और ऐसे थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। फिर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल ईस्टर्न साइट कौन सा है? आप इसके ऑप्शन को देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और आगे आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता जो ये त्रिभुजाकार थी, ये सिंधु सभ्यता की सीमाएं हैं। ठीक है, आप इसमें मैप में देख सकते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखिए पश्चिम दिया है सुतका गेंडोर दास नदी, मादा चिनाब नदी, दहमदाबाद गोदावरी नदी। सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था, जैसे कि हमने पहले बताया था। अब आप देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे बोल रहा है क्या जुते हुए खेत यानी प्लॉट फील्ड और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का सच कहाँ से प्राप्त हुआ? अब देखिए ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप सीधे जाने होंगे क्या ये कालीबंगन में है। आगे आप देख सकते हैं ये है हमारा कालीबंगन। इसके बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा जो हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। बोल रहा है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति यानी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और पशुपतिनाथ की मुहर किस स्थान से मिली?
ये भी आप पीछे पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो आपको मिल जाएगा, और आगे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी डॉकयार्ड या गोडीवाड़ा निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा बंदरगाह था जहां से आयात निर्यात या होता था? ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, अगर हम देखेंगे तो छठवां का आंसर हो जाएगा लोथल। और यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ से मन के बीट्स बनाने के कारखाने भी मिले हैं लोथल से। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवान नदी के तट पर स्थित था। और आपको पता है कि चावल का साची प्रथम लोथल से ही मिला। अब आयातित वस्तुएं देखते हैं कि सिंधु काल में तांबा जो मुख्य रूप से कहाँ से आयातित होता था, कहाँ से आयातित होता, कहाँ से इम्पोर्ट होता था, ये क्वेश्चन देखेंगे आप। इसका आंसर देख लीजिए आप। इसका देखेंगे आप आंसर क्या, बी खिचड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान। आगे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं इसका, कहाँ से क्या होता था। लाजवाब के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेपिस लेजुली जिसे बोलते हैं, मतलब मटर सिंह मेसोपोटामिया से। और ये क्या, ये कई पदार्थों से मिलकर बना होता था, जैसे लोरेसाइट, कैपाराइट। तो कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जिसे लाजवाब बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस वस्तु या हथियार से परिचित नहीं थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, वो है तलवार। सिंपल, एक्सप्लेनेशन को आगे देख लेंगे। और हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 9, जिसे बोलते हैं क्या, युग्म समाधियां। युग्म समाधियां यानी डबल पेयर्स, पेयर ऑफ डबल बरियल्स किन स्थलों से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल और कालीबंगन, रोपड़ और बनमाली, ऑप्शन नंबर सी और डी रंगपुर और सूरकोटदा। तो आप जानते होंगे, जैसे कि हमको पता है क्या, लोथल और कालीबंगन। ओके, मोहनजोदड़ो में तो भाई सबों को जला देते थे और हड़प्पा में दफना देते थे। लोथल और कालीबंगन में युग्म युग्म पेयर करके दफना देते थे। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर खत्म होता है। आप ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं सर। ठीक है, आप इसको बढ़िया से कर लेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ा, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए जो एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो यहीं पे हम अपने इस लेक्चर को खत्म करेंगे और हम मिलेंगे अब आपसे आगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।